अब इस चैप्टर में तुम्हें मैंने बताया था कि निर्धनता को दूर करने के कुछ उपाय है ना। लेकिन अब मैं तुम्हें वो उपाय बताऊंगा जो सरकार द्वारा अब तक चलाए जा चुके हैं। वो योजनाएं जो निर्धनता को दूर करने के लिए बनाई गई थी। कुछ योजनाओं को कामयाबी मिल पाती है और कुछ योजनाओं को कामयाबी नहीं मिल पाती है ना। ये तो जीवन है। अगर कोई योजना बनाते हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हमें कामयाबी मिले, लेकिन मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो बाद में डिपेंड करता है और बाद में पता चलता है। ठीक है, तो सरकार द्वारा अब तक है ना 10 योजनाएं, 10 प्रोग्राम या 10 कार्यक्रम चलाए जा चुके हैं जिसको सरकार ने चलाया है। इसलिए ये उपाय क्या कहलाते हैं? सरकारी उपाय। कई बार पेपर में आ चुका है। कोई से भी सरकार द्वारा चलाए गए 5 कार्यक्रमों को संक्षेप में बताइए। 5 कार्यक्रम है ना, वैसे तो 10 हैं लेकिन 10 में से कई बार 3 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, सब के सब आ चुके हैं कई बार। लेकिन अगर पेपर में एक पर्टिकुलर कार्यक्रम वो खुद ही लिखकर बता देते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बताइए, तो तुम्हें वही एक्सप्लेन करना है। मुझे बताओ, कोई सा भी कार्यक्रम अगर देश के अंदर सरकार लेकर आती है, कोई सा भी प्रोग्राम अगर वो सरकार देश के अंदर लागू करती है, तो वो लागू करने का 2 तरीके से होता है। तुम्हें मालूम है पूरी गवर्नमेंट 2 लेवल पर होती है, स्टेट लेवल पर और एक सेंट्रल लेवल पर, है ना। सेंट्रल लेवल मतलब पूरे देश की सरकार और स्टेट मतलब उस राज्य की सरकार, है ना। जैसे कि दिल्ली राज्य की सरकार, है ना, मुंबई राज्य की सरकार, गोवा की सरकार, इस तरह से अलग अलग, है ना। और सेंट्रल मतलब जो पूरी कंट्री की सरकार है। जो सिर्फ राज्य की होती है उसे बोला जाता है राज्य सरकार, और जो पूरे सेंट्रल लेवल पर होती है उसे बोला जाता है हिंदी में केंद्रीय सरकार। मुझे बताओ, अगर कोई प्रोग्राम लेकर आया जा रहा है गरीबों की मदद के लिए, तो उस प्रोग्राम पर क्या सिर्फ केंद्रीय सरकार खर्च करेगी? नहीं, केंद्रीय सरकार तो खर्च करेगी ही, साथ ही साथ किसको साथ देना चाहिए? राज्य सरकार को भी। राज्य सरकार को भी अपनी तरफ से थोड़ा पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कौन ज्यादा खर्च करेगी, केंद्रीय या राज्य? केंद्रीय पूरे देश के लेवल पर है भाई, केंद्रीय का खर्चा ज्यादा होगा। केंद्रीय सरकार अगर कोई कार्यक्रम अपने देश के अंदर लेकर आ रही है तो उसके लिए तो इतने सारे राज्य हैं, तो केंद्रीय सरकार का उस योजना पर खर्च ज्यादा होता है और राज्य सरकार का कम होता है, क्योंकि राज्य सिर्फ किसके लिए खर्च करेगा? अपने राज्य के लोगों के लिए। लेकिन केंद्रीय सरकार किसके लिए खर्च करेगी? सभी लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, है ना। तो केंद्रीय सरकार का किसी भी योजना पर ज्यादा खर्च होता है और राज्य सरकार का कम खर्च होता है ना। पहले तो चैप्टर का हेडिंग डालो। अब देखो, कई सारे नामों से मैं लिखाऊंगा, लिखो। निर्धनता के सरकारी उपाय, टिक कर लेना। ये वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, अब तक कई बार एग्जाम में आ चुका है। निर्धनता के सरकारी उपाय, ठीक है, जो अब तक किए जा चुके हैं। ध्यान रखना, जितने भी मैं प्रोग्राम बता रहा हूं ना वो देश के अंदर लागू हो चुके हैं, और कुछ प्रोग्राम अभी चल भी रहे हैं, और कुछ प्रोग्रामों को कामयाबी मिल भी गई है, और कुछ प्रोग्राम नाकामयाब हो गए, है ना। तो इसके लिए ना एक हेडिंग और होता है, तो देखो ओब्लिक करके एक हेडिंग इसी के नीचे लिखो। मुझे बताओ, निर्धनता को दूर करने का क्या मतलब है? अगर मैं तुमसे कहूं बेरोजगारी दूर करो, ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे कहता हूं देश के अंदर से ना बेरोजगारी दूर कर दो, मतलब कोई सा भी बंदा ऐसा ना बचे जिसके पास काम करने के लिए रोजगार ना हो, सबके पास रोजगार हो। तो बताओ, जब रोजगार सबके पास होगा तो निर्धनता अपने आप ही दूर हो जाएगी ना। इसीलिए इसीलिए पेपर में ना ये हेडिंग इस नाम से भी आता है, निर्धनता के सरकारी उपाय। अब लिखो बेरोजगारी। अब तुम्हें लिखना है बेरोजगारी के सरकारी उपाय। ये भी वही लिखवाऊंगा जो किए जा चुके हैं, समझ रहे हो ना।
पेपर में अगर आता है कोई से भी 4 कार्यक्रम बताइए बेरोजगारी को दूर करने के, तो भी तुम्हें यह हेडिंग एक्सप्लेन करना है। पेपर में आता है निर्धनता को दूर करने के लिए कोई 4 सरकारी कार्यक्रम बताइए, तो भी तुम्हें ये हेडिंग करना है ना। और इनका एक अपना नाम भी होता है, ओब्लिक करके लिखो। एक और हेडिंग देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं नाम लिखवा रहा हूं इसी नाम से ज्यादातर एग्जाम में आता है। तो लिखो निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। भाई ये टॉपिक, ये वाला वर्ड तो कई बार आ गया, उन्मूलन। मैंने बता रखा है ना, उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना। देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे देखो। निर्धनता को समाप्त करने के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, निर्धनता को उन्मूलन करने के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, ठीक है, जो उपाय हैं, है ना। अब देखो बोर्ड पे, इसके आगे ना एक ऐसा कर्ली ब्रैकेट बना के लिख देना, 10 उपाय। वैसे तो कितने हैं, 10 हैं, जो तुम लोगों की बुक के अंदर एक्सप्लेन किए गए। कितने एक्सप्लेन किए गए, 10। और 10 के 10 अब तक पेपर में कभी ना कभी कोई ना कोई सा पूछा जाता रहता है। तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सा एक इंपॉर्टेंट है, कोई से 2 इंपॉर्टेंट है, नहीं, सबके सब अब तक कभी ना कभी पेपर में आते रहते हैं ना। स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बढ़िया है, नाम बहुत बड़े बड़े हैं इनके, ठीक है। और जिसकी मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा उसकी शॉर्ट फॉर्म जरूर लिखनी है तुम लोगों को, सभी को, ठीक है। लिखो पहला प्रोग्राम। स्टार्ट करते हैं अब, है ना। सारे के सारे सरकारी उपाय हैं, सारे के सारे अब तक लागू किए जा चुके हैं, कुछ प्रोग्राम अभी चल रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रोग्राम कामयाब हो गए हैं, कुछ प्रोग्राम अधूरे रह गए, है ना। समझ रहे हो ना भाई, कोई सा भी हम काम करते हैं या तो सक्सेस मिल जाती है, नहीं मिलती है ना, 2 ही बातें होती हैं, ठीक है। तो पहली योजना लिखो, पहला कार्यक्रम, पहला प्रोग्राम ये था स्वर्ण। बहुत ही अच्छे से लिख रहा हूं मैं भाई, तरीके से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल टॉपिक है इस चैप्टर का ये। स्वर्ण फर्स्ट टर्म में भी रहता है और सेकंड टर्म में भी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये इस प्रोग्राम का नाम है। देखो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में देखो कैसे बनाना है, बोर्ड पे देखो। इनकी शॉर्ट फॉर्म इनके हिंदी से ही बनेगी, देखो बोर्ड पे। स्वर्ण जयंती के लिए एस आएगा, ठीक है, ग्राम के लिए जी आएगा, स्वरोजगार के लिए एस आएगा और योजना के लिए वाई आएगा। बोर्ड पे देखो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। इससे क्या होता है, रफली तुम्हें ध्यान रहेगा, इससे तुम्हें रफली ध्यान रहेगा, ठीक है। अब तुम सोचोगे इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो ध्यान रखना, इनको ना इंग्लिश में ऐसे ही लिखा गया है, इनका कोई इंग्लिश में नाम नहीं है, इनको इंग्लिश में ऐसे एक एग्जांपल देता हूं, देखो स्वर्ण जयंती, इनको ऐसे लिखा गया है स्वर्ण जयंती। चलो मैं पहली लिखवाई देता हूं, तुम्हें अजीब लग रहा हो। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, समझ रहे हो ना। तो देखो इसी की शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है, बोर्ड पे देखो, SGSY, है ना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, क्योंकि मैंने इंग्लिश में लिख दिया है तो तुम सभी को यह हेडिंग इंग्लिश में भी लिखना है अब, है ना। मैं चेक कर सकता हूं सभी के रजिस्टर में, अगर किसी एक के में भी इंग्लिश में नहीं मिला तो फिर मैं बहुत अच्छे से लिख कर बताऊंगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि मैंने इंग्लिश में लिख दिया है तो ऐसे लिख लेना, है ना। मैंने पहली योजना लिख दी थी इंग्लिश में, लेकिन तुम्हें तो हिंदी के लिए काम करना है वैसे भी, और तुम्हें खुद ही दिखाई दे रहा होगा हिंदी में भी वही है जो इंग्लिश में है ना। देखो सेम है, या तो ये हो कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखा, लैंग्वेज तो कन्वर्ट कर ही नहीं, देखो वही शब्द मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, है ना। ग्राम ग्राम, स्वरोजगार स्वरोजगार, है ना। तो पहला मैंने लिखवा दिया और अब तुम्हें समझ में आ गया होगा शॉर्ट फॉर्म कैसे बनी है। देखो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, SGSY, है ना। तो देखो अब पहले मैं इस योजना का मतलब समझाता हूं। हालांकि सारी योजनाओं का यही उद्देश्य था कि निर्धनता को दूर किया जाए,
गरीबी को दूर किया जाए, बेरोजगारी समस्या को खत्म किया जाए, है ना। हर एक योजना का यही एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन जरा गौर करो, ये योजना मेनली किन लोगों के लिए काम करती है? ग्राम, ग्राम मतलब ग्रामीण। इस योजना में क्या था भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में ना बहुत से लोग निर्धन हुआ करते थे, बहुत से लोग बेरोजगार हुआ करते थे। तो इस योजना के तहत जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उनको स्वरोजगार दिलवाया गया। स्वरोजगार का मतलब होता है खुद का काम। उनके छोटे मोटी दुकान खुलवा दी, छोटे मोटे उद्योग खुलवा दिए, वहां पर उनको काम पर लगाया गया। स्वरोजगार का मतलब होता है खुद का रोजगार, कहते नहीं स्वयं का रोजगार। और ग्राम मतलब ग्रामीण लोगों का। तो इस योजना का मतलब समझ में आता है कि इस योजना के अनुसार हम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। जिसमें सरकार भी कुछ खर्च करती है, राज्य सरकार भी और केंद्रीय सरकार भी, है ना। तो अभी इस योजना के आगे लिखो, देखो इस योजना के आगे स्पेस तो बचेगा नहीं, है ना, क्योंकि लंबा इतना नाम है इसका ना। नीचे से एक्सप्लेन करना अब, है ना, लिखो एक्सप्लेन। अब इस योजना को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिखो। यह कार्यक्रम अप्रैल, बोर्ड पे लिखा हुआ है भाई, ये कार्यक्रम अप्रैल 1999, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये कार्यक्रम अप्रैल 1999 में शुरू किया गया था। कब शुरुआत हुई थी इसकी, बोलो? अप्रैल 1999 में शुरू किया गया था। इसमें मुझे बताओ, क्या निर्धनता सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? नहीं, निर्धनता शहरों में भी होती है, निर्धनता ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती है। लेकिन यह योजना किसके लिए काम करती है? सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, है ना। देखो बहुत सारी योजनाएं, कोई योजना ग्रामीण के लिए काम करेगी, कोई योजना शहरी के लिए, कोई योजना दोनों के लिए। अभी बहुत सारी आने वाली है, टेंशन मत लो। कभी तुम सोच रहे हो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम करती है ये योजना, तो शहरी क्षेत्रों के लिए कैसे काम करेगी? तो शहरी क्षेत्रों के लिए दूसरी योजनाएं अभी आएंगी सारी। लिखो पहले, यह कार्यक्रम अप्रैल 1999 में शुरू किया गया था। अप्रैल 1999 में, 1999 में शुरू किया गया था। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता को दूर किया जाता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता को, ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता को दूर किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता को दूर किया जाता है। इस योजना में मुझे बताओ, गांव वगैरह के अंदर अगर छोटे मोटे उद्योग खोल दिए जाएं, छोटे मोटे कारखाने खोल दिए जाएं और उन कारखानों में उन लोगों को काम दिलवा दिया जाए, तो क्या निर्धनता दूर होगी? बिल्कुल। पहले वो लोग खाली बैठे रहते थे, अब उनके पास कारखानों में करने के लिए काम मिल गया है ना। लिखो इसी के अंदर, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता को दूर किया जाता है। लिखो, इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे, इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्यमों की, बोर्ड पे लिखा हुआ है उद्यमों, इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्यमों की स्थापना की जाती है। छोटे छोटे उद्यमों की, छोटे छोटे उद्यमों की स्थापना की जाती है। स्थापना समझते हो ना, वहां पे छोटे छोटे उद्योग लगाए जाते हैं, छोटे छोटे उद्यमों की स्थापना की जाती है। और कई बार तो क्या होता है, सरकार है ना,
जिन लोगों के पास खुद का काम नहीं होता उन्हें बैंक उधार भी दे देता है। तो लिखो इसी के अंदर, लिखो इन उद्यमों के लिए निर्धन लोगों को, इन उद्यमों के लिए, इन मतलब अगर कोई कारखाना खोलना है तो खोलने के लिए क्या चाहिए भाई? पैसा। और पैसा तो इन लोगों को होता नहीं है, तो सरकार देगी। इन उद्यमों के लिए निर्धन लोगों को, इन उद्यमों के लिए निर्धन लोगों को बैंक ऋण तथा आर्थिक सहायता देती है। इन लोगों, निर्धन लोगों को बैंक ऋण, ऋण समझते हो ना? ऋण का मतलब होता है उधार। बोर्ड पे लिख देता हूं ऋण। बैंक ऋण तथा आर्थिक सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता दी जाती है ना? हाँ, योजना पर कौन कितना खर्च करता है मैंने पहले ही बता दिया था। राज्य सरकार हर एक योजना पर कम खर्च करती है, केंद्रीय सरकार ज्यादा खर्च करती है। ठीक है, तो लिख लो इस बात को, नोट के अंदर लिखो, नोट के अंदर लिखो खर्च। लिखो इस योजना पर किया गया खर्च, इस योजना पर किया गया खर्च केंद्रीय तथा राज्य सरकार, इस योजना पर किया गया खर्च, इस योजना पर किया गया खर्च केंद्रीय तथा राज्य सरकार 75:25 अनुपात में, 75:25 है ना? देखो बोर्ड पे, केंद्रीय सरकार का कितना हिस्सा होता है? 75 100 में से, और राज्य सरकार का कितना हिस्सा होता है? 25 100 में से। मतलब 25% अगर राज्य सरकार करती है तो 75% कौन करती है? केंद्रीय सरकार, है ना? केंद्रीय सरकार का खर्चा ज्यादा और राज्य सरकार का खर्चा कम, है ना? लिख लो इस योजना पर किया गया खर्च केंद्रीय तथा राज्य सरकार 75:25 के अनुपात में किया जाता है, 75:25 के अनुपात में, है ना? इस रेशियो में मतलब। हाँ, इसको काटने की गलती मत करना कभी, अपना दिमाग लगाओ मैथ्स वाला। 25 से काट दिया और इसको बना दिया भाई तुम्हारा 3:1, गड़बड़ हो जाएगी, है ना? ऐसे मत करना, जो दिखाई दे रहा है वो ही लिखो, अनुपात में किया जाता है। तो देखो जब इस योजना को लाया गया था स्वर्ण जयंती वाला, ठीक है, तो उसमें काफी सारे लोगों को रोजगार मिला था, खूब उद्योग खोले गए थे। लेकिन क्या सबको रोजगार मिल पाया गांव के लोगों को? नहीं। जब सभी को रोजगार नहीं मिल पाया तो फिर दूसरी योजना लाई गई, और दूसरी योजना का नाम ही यही है। सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा था ना, अब मिलेगा, क्योंकि इस योजना का नाम है संपूर्ण। लिखो संपूर्ण ग्रामीण, संपूर्ण का मतलब होता है सभी को, है ना? पूरे गांव के लोगों को, जितने भी लोग बेरोजगार हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, शॉर्ट में लिखो भाई संपूर्ण एस, ग्रामीण जी, रोजगार आर और योजना वाई, है ना? SGRY। ये SGRY जो मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूं ना, इनको जरूर लिखना है, ठीक है? हाँ, इस कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? इसकी डेट मेरे पास एग्जैक्ट है। देखो इसकी शुरुआत हुई 1 सितंबर, 1 सितंबर 2001, ठीक है? लिखो इसके लिए, इस योजना को अब एक्सप्लेन करना है ना? लिखो यह कार्यक्रम 1 सितंबर 2001 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम
1 सितंबर 2001 में यह कार्यक्रम, कार्यक्रम बोलो या योजना बोलो एक ही बात है ना। यह कार्यक्रम 1 सितंबर 2001 में शुरू किया गया था। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। अब इस योजना के क्या क्या उद्देश्य हैं वो बताने हैं। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। देखो पहली बात तो ये कि इस योजना का उद्देश्य रोजगार तो देना है ही, ये तो सबको पता है ना, लेकिन कुछ और छोटे मोटे उद्देश्य थे, है ना। एक काम करो, पॉइंट वाइज लिखो। लिखो स्मॉल ए, पहला उद्देश्य लिखो। मुझे बताओ, अभी अभी जो हमने पहली योजना पढ़ी उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार दिलवाया गया, लेकिन क्या सभी को दिलवाया गया? नहीं, बहुत से लोग ऐसे तो जो अभी भी बेरोजगार थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उनके संपूर्ण रोजगार की, सबको मिलेगा, है ना। तो जितने भी लोग बचे हुए थे ना, अतिरिक्त लोग, जितने भी लोग एडिशनल थे, जो एक्स्ट्रा थे, उन लोगों को भी रोजगार अब मिलेगा। तो लिखो इसका यही उद्देश्य था। जो बचे हुए श्रमिक थे, मतलब जब सभी कारखानों में रोजगार पूरा हो गया था, तो इन लोगों को रोजगार दिलवाने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, तो लिखो स्मॉल ए में अतिरिक्त श्रमिकों को, अतिरिक्त का मतलब होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा, मतलब ऐसे वर्कर जो अभी भी बचे हुए हैं, जिनके पास करने के लिए अभी भी कोई काम नहीं है ना। तो लिखो अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एडिशनल, अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, यह इसका पहला उद्देश्य था इस योजना का। अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार के अवसर, अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, है ना। मुझे बताओ, एक व्यक्ति अगर रोजगार करता है तो बदले में उसको क्या मिलते हैं? पैसे, है ना। पैसे मिलते हैं, मतलब रुपए, 10,000, 5,000, 2,000 जो भी है ना, अपने अपने हिसाब से पैसे मिलते हैं, है ना। मुझे बताओ, क्या उसकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है ना? आर्थिक मतलब जहां पे भी ये शब्द लग जाता है ना, आर्थिक, आर्थिक का सीधा सीधा संबंध किससे होता है? पैसे से। ठीक है, तो उसकी पैसों की स्थिति सुधरेगी, आर्थिक स्थिति उसकी क्या बनेगी? बेहतरीन बनेगी। मुझे बताओ, जब एक व्यक्ति दिन प्रतिदिन पैसे कमाता जा रहा है तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, है ना। उसको समाज में रहने का एक तरीका आएगा, वो नए कपड़े खरीदेगा, एजुकेशन हासिल करेगा, घर खरीदेगा, है ना। एक तरीका बनेगा उसका, उसकी समाज में एक पहचान बनेगी। मुझे बताओ, जब एक व्यक्ति आर्थिक रूप से बेहतरीन बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, खूब पैसा आ रहा है, तो क्या वो सामाजिक रूप से भी बेहतरीन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना। अगर उसके पास पैसा है, समाज में कैसे जिया जाता है, किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, कैसा घर खरीदा जाता है, उसे सारी बातें समझ में आने लगेगी। लेकिन पहले उसका क्या विकास होना जरूरी है? आर्थिक। सामाजिक बाद में, समाज के अंदर वो अपनी पहचान तो बाद में बनाएगा, पहले आर्थिक विकास कर ले अपना। ठीक है, तो इस योजना का यह भी उद्देश्य था कि आर्थिक विकास के साथ साथ एक व्यक्ति का क्या होना चाहिए? सामाजिक विकास भी होना चाहिए। ठीक है, तो लिखो बी पॉइंट, क्योंकि भाई एक व्यक्ति समाज के लिए तभी कुछ करने के लिए तैयार है जब समाज उसके लिए कुछ करेगा। मान लो एक व्यक्ति गरीब है, वो अपना भला नहीं कर पा रहा है, क्या समाज का भला करेगा? उसके खुद के खाने के लाले। लेकिन अगर एक व्यक्ति अमीर हो जाता है, खूब पैसे कमाता है रात और दिन मेहनत करके, और आज की डेट में वो अमीर है, तो मुझे बताओ, उसे देश के लिए भी कुछ करना चाहिए ना। अब वो समाज के लिए भी कुछ करेगा, है ना। करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। अब करते हैं नहीं करते हैं वो तो बात की बात है ना। तो बी में लिखो, लिखो क्षेत्र में आर्थिक तथा सामाजिक विकास पर बल देना, क्षेत्र में आर्थिक तथा सामाजिक विकास
क्षेत्र में आर्थिक तथा सामाजिक विकास पर बल देना। आर्थिक तथा सामाजिक विकास पर बल देना, ठीक है। और मुझे बताओ, एक देश के अंदर नए नए हॉस्पिटल खोले जाएं, नए नए अस्पताल बनाए जाएं, स्कूल खोले जाएं, कॉलेज बनाए जाएं, टीचर्स को बुलवाया जाए, सड़कें बेहतरीन बनवाई जाएं, कारखाने खोले जाएं, मुझे बताओ क्या देश विकास करेगा? बिल्कुल। जब ये सारी चीजें हमारी होती हैं, हमारे जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए होती हैं, तो क्या देश विकास करेगा? बिल्कुल। और तुम्हें मालूम है, सड़कों का निर्माण करवाना, अस्पताल खोलना, स्कूल खोलना, बिल्डिंगें बनवाना, सड़कें बनवाना, ये सब करना, ये सारी चीजें किस में आती है? इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं आधारिक संरचना। एक देश की ये चीज क्या कहलाती है भाई? आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर पेपर में आता है कि आधारिक संरचना से आप क्या समझते हैं, तो आधारिक संरचना का मतलब है जब एक देश के अंदर सड़कों का, बिल्डिंगों का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, शिक्षा का, मतलब अत्यधिक रूप से विकास होता है, निर्माण होता है इन सब चीजों का, तो यह सारी चीजें क्या कहलाती हैं? आधारिक संरचना, है ना। तो सामाजिक विकास तभी होगा जब उस देश के अंदर क्या होगी? आधारिक संरचना। इस बात को सी पॉइंट में लिखो, तीसरा उद्देश्य ये भी था, लिखो, आधारिक संरचना के विकास पर बल देना। आधारिक संरचना के विकास पर, आधारिक संरचना के विकास पर बल देना। आधारिक संरचना के विकास पर बल देना मतलब अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें आधारिक संरचना को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक देश तभी तरक्की कर सकता है जब वहां पर रहने वाला हर एक व्यक्ति शिक्षित हो, और शिक्षित करने के लिए स्कूलों का निर्माण करवाना जरूरी है, कॉलेजों का निर्माण करवाना जरूरी है, और ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है? आधारिक संरचना में, ठीक है। अब देख लेते हैं इस योजना का खर्च वगैरह क्या है ना। तो जब भी कोई खर्च आए तो नोट में लिखो, है ना, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार कैसे खर्चा उठाती है इस योजना का, तो लिखो, इस योजना पर किया गया खर्च, नोट के अंदर, इस योजना पर किया गया खर्च केंद्रीय तथा राज्य सरकार, इस योजना पर किया गया खर्च केंद्रीय तथा राज्य सरकार, केंद्रीय तथा राज्य सरकार 87.5 12.5 अनुपात में इस योजना पर किया गया खर्च केंद्रीय तथा राज्य सरकार, केंद्रीय तथा राज्य सरकार 87.5:12.5 अनुपात में होता है, अनुपात में होता है। तुम फिर से समझ सकते हो, बताओ 87.5 किसका खर्च है? केंद्रीय सरकार का, क्योंकि केंद्रीय सरकार का खर्चा ज्यादा होता है। और 12.5 किसका खर्च है? राज्य सरकार का, क्योंकि राज्य सरकार सिर्फ अपने राज्य के लिए काम करती है, तो उसका खर्च कम है, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या गांव के लोगों को सिर्फ रोजगार दिलाना काफी है? गांव के लोगों के लिए गांव में पानी, शुद्ध पानी देना, लोगों को शिक्षा देना, गांव के लोगों को वहां पर पक्की सड़कों का निर्माण करवाना, वहां पर पक्के घर बनवाना, क्या ये सब चीजें जरूरी नहीं है? मुझे बताओ, क्या सिर्फ रोजगार दिलाना काफी है? नहीं। गांव के लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को और भी बहुत कुछ करना चाहिए। वहां पर पक्की सड़कें बनवाई जाएं, पक्के मकान बनवाए जाएं, है ना, ये सब कुछ होना बहुत जरूरी है अगर ग्रामीण लोगों का विकास करना है तो देखो, ये सारे काम किए जाते हैं इस योजना में। अब लिखो तीसरी योजना, जिसका नाम है
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। देखो इसके तो नाम से ही पता चल, मैं बताता हूं, पहले शॉर्ट फॉर्म लिखो इसकी। देखो प्रधानमंत्री पी, ग्रामोदय जी, और योजना मतलब वाई, PGY, PGY, ठीक है। देखो ग्रामोदय, ग्रामोदय दो शब्दों से मिलकर बना है ये। इसमें से ग्राम मतलब गांव, और दे मतलब उदय, मतलब गांव के लोगों का क्या होना चाहिए, उदय होना चाहिए, उनकी तरक्की होनी चाहिए। मुझे बताओ, गांव के लोगों को सिर्फ रोजगार दिलवा दिए चल गया काम? नहीं, उनको पीने के लिए शुद्ध पानी सप्लाई करो, उनके रहने के लिए अच्छे घरों की सुविधा दो, वहां पर पक्की सड़कें बनवाओ, स्कूल खुलवाओ, तब जाके वाकई में गांव के लोगों की डेवलपमेंट होएगी। सिर्फ रोजगार से कुछ नहीं होता है। तो इस योजना के अंदर और भी छोटे छोटे काम किए जाते हैं जो इसमें शामिल है ना। लिखो अब इसके अंदर, लिखो ये कार्यक्रम सन, देखो इसकी डेट तो नहीं मालूम लेकिन ईयर मालूम है मुझे। तुम्हारी बुक के अंदर भी नहीं दे रखी है ना डेट, अगर दे रखी होती तो मैं लिखवा देता। लिखो यह कार्यक्रम सन 2001 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम सन 2001 में शुरू किया गया था। शुरू किया गया था, शुरू किया गया था, है ना। कब किया गया था भाई? 2001 में। देखो ये तो कोई नई पुरानी बात तो है नहीं इतनी, 2001 तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है ना। लिखो इस योजना का उद्देश्य, मुझे बताओ इस योजना का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन को बेहतर बनाना या उनके जीवन को बर्बाद कर देना? बेहतर बनाना, बर्बाद तो अपने आप ही हो रहे हैं, वही बर्बाद थोड़ी ना करने के लिए, बर्बाद तो वैसे ही हो रहे हैं, वो बेहतरीन बनाओ। लिखो इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन, है ना। देखो नाम से पता चल रहा है, यहां पर रोजगार की बात नहीं हो रही, यहां पर उनके जीवन को बेहतरीन बनाने की बात हो रही है। ग्राम का क्या करना है? उदय करना है, ग्राम के लोगों का विकास करना है, उनको अच्छी शिक्षा दो, पक्की सड़कें, है ना भाई, रटी गया होगा अब तक तो। देखो ये इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन बेहतर बनाना है, बेहतर बनाना है। लिखो जैसे स्वास्थ्य, जैसे स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, कौमा पेयजल, बोर्ड पे लिखा हुआ है पेयजल। पेयजल का मतलब होता है पीने का पानी। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है। जैसे स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, कौमा आवास। आवास तुम्हें मालूम होगा, रहने की जगह। कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है। पेयजल, कौमा आवास, तथा सड़कों का विकास, सड़कों का विकास, है ना। तो देखो इस योजना के अंदर है ना 3 छोटी छोटी योजनाएं और शामिल हैं। कई बार पेपर में आ चुका है, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में कौन कौन सी 3 योजनाएं और शामिल है, वो मैं लिखवा दूंगा अभी। पहले इसी के अंदर एक लाइन और लिखो, मैंने लिखवाया है जैसे स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास तथा सड़कों का विकास, है ना। इसी में लिखो अभी फिलहाल। लिखो इसमें 3 योजनाओं को शामिल किया जाता है, इसमें 3 योजनाओं को शामिल किया जाता है, इसमें 3 योजनाओं को शामिल किया जाता है। अब वो कौन कौन सी हैं वो लिख लो। लिखो स्मॉल ए, मैं सिर्फ बोल रहा हूं तुम्हें लिखना है। लिखो ए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नाम से पता चल रहा है इस योजना को किस काम के लिए बनवाया गया था? सड़क का निर्माण करने के लिए। गांव के लोगों के लिए पक्की सड़कें बनवाई गई थी इस योजना के तहत। लिख लो इसी के अंदर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करना इन्हें, सिर्फ लिखकर छोड़ दो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, अब लिखो बी, दूसरी योजना। मुझे बताओ रहने के लिए क्या चाहिए? जगह है ना, आवास। तो लिखो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इसमें लोगों के लिए घर बनवाए गए सरकार द्वारा। बहुत से लोगों के पास घर तक नहीं थे। सोचो कितनी बुरी हालत हो रही होगी, है ना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आवास योजना। ठीक है, सी लिखो भाई, पीने का पानी भी बहुत जरूरी भी है ना। लिखो प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना। पेयजल पहले देख लेना, मैंने पहले लिखवाया था, वहां से देख लो कैसे लिखते हैं। प्रधानमंत्री पेयजल योजना, प्रधानमंत्री पेयजल योजना, पेयजल योजना। ठीक है, तो इस योजना के अंदर छोटी छोटी 3 योजनाएं भी शामिल थी, है ना। हाँ, इसका खर्च नहीं पता मुझे, नहीं तो मैं लिखवा देता कि इस योजना पर कितना खर्च किसका था, है ना, ये नहीं पता। अब लिखो चौथी योजना, है ना। मतलब वो 3 खत्म हो गई जो अभी लिखवाई थी, अब तो चौथी है। अगला हेडिंग, पहला प्रोग्राम स्वर्ण जयंती वाला, दूसरा प्रोग्राम ग्रामीण वाला, अब तीसरा प्रोग्राम भी एक्सप्लेन करवा दिया, अब चौथा। हाँ, चौथी हमारी योजना है, चौथा प्रोग्राम हमारा है। लिखो चौथा प्रोग्राम आ गया जय प्रकाश, कितना बढ़िया नाम है भैया ना, जय प्रकाश रोजगार। देखो इसने तो बिल्कुल हटकर बात करी है। मुझे बताओ, पहली वाली योजना का उद्देश्य रोजगार दिलवाना था, दूसरी वाली योजना का उद्देश्य सभी को रोजगार दिलवाना था, तीसरी वाली योजना का उद्देश्य था उनके जीवन को बेहतर बनाना, है ना, पानी पीने का दिलवाना, सड़कें बनवाना, घर बनवाना, है ना। इतना कुछ करने के बाद भी ना सभी को रोजगार मिल ही नहीं पाया, सबको नहीं मिल पाया। देखो कितनी कमाल की बात है, हमने योजनाओं पे योजनाएं बना दी लेकिन आज भी सभी के पास रोजगार नहीं है। तो इस निराले आदमी ने क्या काम करा, इसने एक वर्ड लगा दिया। देखो क्या वर्ड लगाया, जय प्रकाश रोजगार गारंटी योजना। बताओ, हद कर दी इसने तो। गारंटी, ये गारंटी देता है रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। लिखो जय प्रकाश रोजगार गारंटी योजना। इस योजना में क्या था, लोगों को गारंटी दी जाती थी कि हम तुम्हें रोजगार दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे, ऐसे ही नहीं बोल रहे, दिलवाएंगे। नाम से पता चल रहा है गारंटी, है ना। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखो भाई, JPRGY। बताओ इसकी तो हद है। देखो JPRG गारंटी, है ना, योजना मतलब वाई, है ना। देखो जितना बड़ा इसका नाम है ना उतनी ही ये छोटी सी योजना है, 3-4 लाइनों की योजना है बस ये। लिखो इस योजना, बताओ गारंटी कितनी बड़ी बात है। गारंटी, आज के समय में किसी को कुछ भी दो, गारंटी मत दो। झूठ ही बोल दो कर लूंगा, कर दूंगा, ये काम कर दूंगा तेरा, लेकिन गारंटी मत दो भूल कर भी। गारंटी देना बड़ी आफत वाली बात है। गारंटी में ना क्या होता है, वो लीगली केस कर सकता है कि यार तूने मुझे गारंटी दे दी, दे वरना मार दूंगा तुझे, वरना कोर्ट में लेकर जाऊंगा, गारंटी मत दो। तो सोचो इस योजना को लागू करना ठीक है क्या नहीं। इस योजना को अभी तक लागू नहीं किया गया, सोचा जा रहा है, सोचा जा रहा है कि लागू की जाए। ठीक है, तो लिखो इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य बहुत पिछड़े, इस योजना का उद्देश्य बहुत पिछड़े जिलों में, बहुत पिछड़े जिलों में गारंटी रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना का उद्देश्य बहुत पिछड़े जिलों में, मतलब ऐसी जगह जहां पर बहुत पिछड़ापन है, बहुत पुराने ख्याल वाले लोग रहते हैं। इस योजना का उद्देश्य बहुत पिछड़े जिलों में गारंटी रोजगार उपलब्ध कराना है, गारंटी रोजगार उपलब्ध कराना है। कई बार पेपर में आ चुका है, उस एक योजना का नाम बताइए जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है लेकिन लागू करने की सोची जा रही है। तो तुम्हें यही वाली योजना बतानी है, 1 नंबर में कई बार आ चुका है।
लागू नहीं किया गया है। तुम सोच रहे होंगे लागू नहीं किया गया, तो मैं तो वो प्रोग्राम पढ़ा रहा हूं, वो कार्यक्रम पढ़ा रहा हूं जो लागू किए जा चुके हैं। लेकिन क्या करें, इस बुक के अंदर, तुम्हारी बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए मैं भी करवा रहा हूं, है ना। लेकिन लागू नहीं हुई, यही है अभी। बहुत पिछड़े जिलों में गारंटी रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना को लागू करने के लिए, इस योजना को लागू करने के लिए, इस योजना को लागू करने के लिए औपचारिकताएं ढूंढी जा रही हैं। बोर्ड पे लिख देता हूं औपचारिकताएं, कितना बड़ा नाम है भाई। औपचारिकताएं, औपचारिकताएं का मतलब होता है वजह, कानूनी वजह, है ना। कुछ वजह तो हो। गारंटी देना इतना आसान काम नहीं कि लागू कर दो यूं ही, है ना, सोच समझ कर। बहुत ही ज्यादा गंभीर फैसले किए जा रहे हैं इस योजना के लिए, क्योंकि पता है अगर इस योजना को लागू कर दिया तो पब्लिक भड़क जाएगी, यार गारंटी दी है इन्होंने, हमें रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इस योजना को इतनी आसानी से लागू नहीं कर सकते। इसलिए पहले सोच समझकर फैसला लेंगे, बहुत सारे कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी, तब इस योजना को लागू किया। औपचारिकताएं मतलब फॉर्मेलिटीज, है ना। इस योजना को लागू करने के लिए औपचारिकताएं ढूंढी जा रही हैं, औपचारिकताएं ढूंढी जा रही हैं। अब हम करेंगे पांचवा प्रोग्राम। तो तुमने देखा होगा अब तक मैंने बात करी थी ग्रामीण क्षेत्रों की, मतलब ऐसे क्षेत्रों की जो गांव वगैरह की बात करते हैं। क्या सिर्फ गरीबी गांव में होती है, शहरों में नहीं होती? देखो मुझे कितनी गरीब हूं, है ना। तो हर जगह देखने को मिलती है, शहरों में भी। शिक्षित लोग भी बेरोजगार घूम रहे हैं शहरों के अंदर, और वो लोग भी बेरोजगार हैं जो शिक्षित नहीं है, और वो लोग भी बेरोजगार है जो काम करने की इच्छा है और काम आता है, लेकिन तब भी उनके पास काम नहीं है करने को, है ना। तो हर तरह का बेरोजगार शहरों में भी पाया जाता है, ठीक है। लिखो पांचवा, और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है भाई, मजा आ गया इसको देखकर। लिखो स्वर्ण जयंती, जैसे गांधी जयंती होती है ना, बिल्कुल वैसी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। मतलब अब तक हम केवल किसकी बात कर रहे थे? ग्रामीण क्षेत्रों की। लेकिन इस योजना में हम किस पर फोकस करने वाले हैं? शहरी लोगों पर। किन लोगों पर फोकस करने वाले हैं? शहरी लोगों पर। देखो कई बार क्या होता है, शहरों में शिक्षित लोग होते हैं, शहरों में शिक्षित लोग होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास करने के लिए ढंग का काम नहीं होता। जैसे मुझे देख लो भाई, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है ना। तो उनके पास काम नहीं है। और कुछ लोगों को अगर खुद का काम खुलवाना है तो काम खुलवा दो, या फिर कुछ लोगों को वेतन पर काम करवाना है, वेतन समझते हो, सैलरी, है ना, उनको काम दिलवा दो, लेकिन किसी भी तरह से रोजगार दिलवाओ। हम तो बस ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति के पास क्या हो? रोजगार हो, ठीक है। चाहे वो खुद अपना काम करे, चाहे वो दूसरों के लिए काम करे, है ना। दो बातें होती हैं, या तो वो खुद अपना धंधा खोल के बैठा हुआ होगा, या फिर वो दूसरे की दुकान पर, दूसरे के कारखाने में, दूसरे की कंपनी में काम कर रहा होगा ना। तो दो ही बातें होती हैं, या तो वो खुद का काम करे, या फिर वो वेतन के बेस पर काम करे। वेतन, वेतन का मतलब सैलरी के बेस पर काम करे, ठीक है। तो लिखो इसके लिए, यह है कार्यक्रम 1 दिसंबर, बोर्ड पे लिखा हुआ है, यह कार्यक्रम 1 दिसंबर 1997, 1997, 1 दिसंबर 1997, ठीक है। यह कार्यक्रम 1 दिसंबर 1997 में शुरू किया गया था। 1 दिसंबर 1997 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य, यह कार्यक्रम 1 दिसंबर 1997 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य शहरी बेरोजगार
मतलब शहरों में कौन घूमते हैं? जो बेरोजगार लोग घूमते हैं। इस योजना का उद्देश्य शहरी बेरोजगार तथा अल्प रोजगार लोगों को शहरी बेरोजगार तथा अल्प रोजगार लोगों को शहरी बेरोजगार तथा अल्प रोजगार लोगों को स्वरोजगार, अभी मैं मतलब बता दूंगा इसका, स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार दिलाना है। शहरी बेरोजगार तथा अल्प रोजगार लोगों को स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार दिलाना है। मजदूरी रोजगार दिलाना है। अल्प रोजगार लोगों को स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार दिलाना है। देखो, मुझे बताओ, क्या शहरों में सबको काम मिलता है? नहीं, शहरों में भी बेरोजगारी पाई जाती है। और कुछ लोग कैसे होते हैं? अल्प रोजगार होते हैं। कुछ समय के लिए काम मिलता है, फिर नहीं मिलता, फिर मिलता है, फिर नहीं मिलता, है ना, अल्प रोजगार। अल्प रोजगार का मतलब होता है जिनके पास करने के लिए प्रॉपर तरीके से काम नहीं है। तो या तो उनको खुद का काम दिलवा दो, स्वरोजगार। स्वरोजगार का मतलब होता है खुद का धंधा। उसकी कोई छोटी मोटी फर्म खुलवा दो, छोटा मोटा कारखाना खुलवा दो, मान लो कोई कपड़े की छोटा मोटा उद्योग खुलवा दो। अगर सरकार थोड़ी सी मदद करे, क्या खोल नहीं सकते? कुछ पैसे सरकार दे दे, 1 लाख 2 लाख रुपए और 50-60 हजार रुपए तुम खुद लगा लो, 1.5 लाख में भी एक छोटी मोटी दुकान कपड़ों की खुल सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़े लेवल पर फैक्ट्री खोलो, बहुत बड़े लेवल पर कारखाना खोलो, मत खोलो, है ना, एक छोटी दुकान खोल लो। सरकार अगर इतने पैसे दे दे तो बात बन जाए। तो सरकार क्या करती है, इस योजना में थोड़े बहुत पैसे तो स्टार्टिंग करने के लिए दे देती है और थोड़े बहुत पैसे बाद में देती है काम को चलाने के लिए। या फिर जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है उनको दिलवा देती है मजदूरी रोजगार। मजदूरी रोजगार का मतलब है सैलरी। सैलरी पर रोजगार दिलवा देते हैं कि आप ऐसे ऐसे फैक्ट्री में काम कर लो, बदले में क्या मिल जाएगी? आपको मजदूरी मिल जाएगी। वैसे मजदूरी को इंग्लिश में बोला जाता है वेजेस। अकाउंट्स में तो काफी वर्ड आता है ये, जैसे कि सैलरी, है ना, ये सब चीजें। तो कई बार क्या होता है, सरकार या तो हमारा खुद का काम चलवा देती है या फिर सरकार हमें कहीं पर लगवा देती है किसी काम पर, है ना, दो में से कुछ भी करवा लो, दोनों ही फायदेमंद है। ठीक है, मजदूरी रोजगार दिलाना है, लिखो, इसमें 2 योजनाएं शामिल होती हैं। इसमें 2 योजनाएं शामिल होती हैं। 2 योजनाएं शामिल होती हैं। अब वो कौन सी 2 योजनाएं? स्मॉल ए करके लिखो नीचे, स्मॉल ए में लिखो। एक तो देखो यही है, शहरी रोजगार कार्यक्रम, है ना, लिखो ना स्मॉल ए के अंदर, शहरी रोजगार कार्यक्रम। शहरी रोजगार कार्यक्रम, शहरी रोजगार कार्यक्रम, है ना। शहरों में रोजगार दिलवाओ, है ना, लिखो बी, शहर के लोगों को वेतन पर काम दिलवाओ, वेजेस पर काम दिलवाओ, सैलरी पर काम दिलवाओ, है ना, उनको सैलरी मिल जाएगी, क्या दिक्कत है? लिखो बी पॉइंट में, शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम। शहरी वेतन, वेतन लिख दो बोर्ड पे, ये लो, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम। शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम, शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम। ठीक है, अब लिखो इसका खर्च। खर्च हमेशा नोट में लिखे करो। मैंने पहले ही बता दिया था, केंद्रीय सरकार ज्यादा खर्च करती है, राज्य सरकार कम, है ना, यहां पर भी वही बात है। केंद्रीय सरकार खर्च करती है 75 और राज्य सरकार 25। लिखो, इस योजना पर किया गया खर्च केंद्रीय तथा राज्य सरकार, इस योजना पर
किया गया खर्च केंद्रीय तथा राज्य सरकार, इस योजना पर किया गया खर्च केंद्रीय तथा राज्य सरकार, बोर्ड पे लिखा हुआ है 75:25, है ना, 75:25, है ना। केंद्रीय तथा राज्य सरकार 75:25 के अनुपात में होता है। 75:25 के अनुपात में 75:25 के अनुपात में 75:25 के अनुपात में होता है। इस अनुपात में इस योजना पर क्या किया जाता है भाई? खर्च, है ना। राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार मिलकर देश का भला करती हैं। छठा देखते हैं भाई। तुम्हें याद होगा मैंने प्रधानमंत्री की एक योजना लिखवाई थी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ग्रामोदय का मतलब होता है गांव के लोगों की स्थिति को बेहतर बनाना, उनके लिए पक्के मकान बनवाना, पक्की सड़क बनवाना, वहां पर शिक्षा की सुविधा देना, वहां पर उनके पानी पीने के लिए पानी पहुंचाना, बिजली की सुविधा करना, है ना। बहुत सारे काम है। इससे क्या होगा? गांव के लोगों का विकास होगा। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं ना, वो रोजगार की बात है। पहले लिखवाई थी प्रधानमंत्री ने गांव के लोगों को कैसे बेहतर बनाया, है ना। अब प्रधानमंत्री ने उनको रोजगार कैसे दिलाया। तो अब वाली योजना में और उसमें फर्क है। अब जो लिखवा रहा हूं वो ये है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। पहले था कि प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाया, लेकिन अब यहां पर है कि प्रधानमंत्री ने लोगों को रोजगार देने के लिए योजना बनाई, ठीक है। और यहां पर खास करके शिक्षित लोगों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। यहां पर किन लोगों पर ध्यान दिया गया है? शिक्षित लोगों पर। शिक्षित होते हैं लेकिन फिर भी उनके पास करने के लिए रोजगार नहीं होता। अब क्या करे भाई, नहीं होता तो नहीं होता, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। लिखो इसके लिए, इस योजना में शिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाया जाता है। इस योजना में शिक्षित बेरोजगार लोगों को देखो शिक्षित हैं लेकिन गारंटी है कि उनके पास काम होगा? नहीं। बहुत से लोग शिक्षित होते हैं लेकिन उनके पास करने के लिए जॉब नहीं होती। इस योजना में शिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाया जाता है। इस योजना के अनुसार एक व्यक्ति को इस योजना के अनुसार एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं भाई? 1 लाख। देखो वैसे तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है देना, लेकिन 1 लाख में इतनी ताकत तो होती है कि एक बंदा ढंग से अपना काम धंधा शुरू कर सकता है। 1 लाख फिर भी इतना अमाउंट है कि एक बंदा अपना धंधा शुरू कर सकता है, जो भी वो करना चाहता है। इस योजना के अनुसार एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और पता है 1 लाख रुपए तो दे दिए जाते हैं अपना वो काम खोलने के लिए, फिर उस काम को और बढ़ाने के लिए ना सरकार और पैसे देती है। देखो सरकार कितनी दयावान है, पहले 1 लाख रुपए देती है काम को शुरू करने के लिए और फिर काम को और बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए और देती है। तो लिखो इसी में ही, उद्यम स्थापित करने के लिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है उद्यम। उद्यम का मतलब होता है धंधा, व्यवसाय, कारखाना, काम। किसी भी तरह का उद्यम करना चाहते हो तुम। कुछ बच्चे समझते हैं उद्यम का मतलब शैतानी, है ना, उद्यम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। लिखो उद्यम स्थापित करने के लिए 2 लाख, है ना, मतलब 1 लाख रुपए तो उद्यम के लिए मिलते हैं और बाकी के कामों के लिए 2 लाख रुपए और मिलते हैं। 1 लाख रुपए दिए जाते हैं उद्यम स्थापित करने के लिए। लिखो 2 लाख बाकी क्रियाओं के लिए,
2 लाख रुपए बाकी क्रियाओं के लिए, 2 लाख रुपए बाकी क्रियाओं के लिए, मतलब बाकी के जो काम होते हैं छोटे मोटे धंधे में, उनके लिए भी 2 लाख रुपए अलग से मिलते हैं, है ना। तुमने देखा होगा कॉटेज इंडस्ट्रीज, सुनिए कॉटेज इंडस्ट्रीज, आज के समय में तो कॉटेज इंडस्ट्री बहुत कम होती जा रही है। अब मैं बताता हूं कॉटेज इंडस्ट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं कुटीर उद्योग। कॉटेज इंडस्ट्री को क्या बोला जाता है भाई? कुटीर उद्योग, उद्योग भी बोलते हैं। पहले क्या होता था, लेडीजों को ना घर में काम करने के लिए घर में मिल जाया करता था, जैसे डोल वगैरह बनाना, साबुन बनाने का काम, मोमबत्ती बनाने का काम, कपड़ों पर बुनाई करना, कपड़ों को काटना, उस पर कढ़ाई करना, ये बहुत सारे काम हुआ करते थे, पहले घरों में मिल जाते थे। लेकिन आज के समय में ना ये काम बहुत ही कम होता जा रहा है। तो सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें लोगों को ना घरों पर काम दिया जाया करेगा, खास करके लेडीजों के लिए। लेडीजों के लिए, महिलाओं के लिए तो ये काम बहुत बढ़िया है, उन्हें बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, घर पर ही उन्हें क्या मिल जाए करेगा? काम। ठीक है, तो 7वीं योजना लिखो, लिखो लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास। देखो मैंने कुटीर उद्योग 2 बार नहीं लिखा, मैंने यहीं से जोड़ दिया, देखो वर्ड पे, लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास। मैंने कुटीर उद्योग यहां से काटकर दोबारा नहीं लिखा, क्यों लिखूं? मार्कर वेस्ट होता है। देखो लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास, है ना। लघु का मतलब होता है छोटे मोटे, लघु का मतलब होता है शॉर्ट, छोटा काम, मतलब किसी भी तरह का अगर छोटा मोटा काम है वो दिलवाया जाए लोगों को, और लोगों को घरों में क्या दिलवाया जाए? कुटीर उद्योग, छोटे मोटे घरों में काम दिलवाए जाए सरकार द्वारा। ठीक है, लिखो निर्धनता तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए, निर्धनता तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए, निर्धनता तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास, लघु तथा कुटीर उद्योग होते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास, लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास किया जाने लगा है, कुटीर उद्योगों का विकास किया जाने लगा है या होने लगा है ना, एक ही बात है। कुटीर उद्योगों का विकास किया जाने लगा है, मतलब अब हम इसके विकास पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, और तुम्हें यकीन नहीं होगा, सिर्फ घरों में काम करने से, सिर्फ लोगों को छोटे छोटे काम देने से हमारे देश की जनसंख्या लगभग 322,28,000, 322.28 lakhs पीपल आर विल बी एम्प्लॉयड, इनको एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है। बताओ, 322 लाख लोगों को इतने छोटे छोटे उद्योगों में काम दिलाया जा चुका है। अब तुम खुद सोचो, और पता है ये डाटा कब का है? ये डाटा जो मैं लिखवा रहा हूं 2007-8 के आसपास का है। आज के समय में तो ये आंकड़ा बढ़कर कितना हो गया होगा, सोचो, है ना। लिखो इसी के अंदर, इन उद्योगों में 2007-8 में, पता है ना कैसे लिखना है? इन उद्योगों में 2007-8 में 322.28, है ना, 322.28। इन उद्योगों में 2007-8 में 322.28 लाख लोगों को रोजगार मिला है। ऐसा नहीं है दिलाया जाएगा, मिल चुका है। 322.28 लाख लोगों को रोजगार
मिला है, बताओ। 322.28 लाख लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है, अगला जो प्रोग्राम आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है, टिक भी कर लेना। 8th लिखो। यहां पर है ना, कोई रोजगार नहीं दिलवाएगी सरकार, कोई रोजगार की बात नहीं है। ना ही हम बेरोजगारी को दूर करने की बात कर रहे हैं, ना ही हम निर्धनता को दूर करने की बात कर रहे हैं। तुम सोच रहे होंगे ना ही मैं निर्धनता को दूर करने की बात कर रहा हूं इस कार्यक्रम में, ना ही बेरोजगारी को दूर करने की बात कर रहा हूं, तो फिर इस प्रोग्राम को यहां पर पढ़ी क्यों रहे हैं? जरा देखना, इतना कुछ नहीं है इस प्रोग्राम में, लेकिन फिर भी क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तुम्हें मालूम है, इंसान को अच्छा जीवन जीने के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना जीवन की, वो भी पूरी होनी चाहिए। पीने के लिए साफ पानी होना चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, पढ़ने के लिए शिक्षा होनी चाहिए, चलने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, और भी बहुत कुछ होना चाहिए। क्या सिर्फ पैसा जरूरी है? अगर सरकार ये सब दे, गरीबों को भी दे और फ्री में दे, क्योंकि भाई गरीब आदमी है, देना पड़ेगा फ्री में, या बहुत ही कम रेटों पर दे, तो बताओ ये चीजें जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगी ना? तो इस योजना में ना इन्हीं चीजों पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए इस योजना का नाम यही है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। मतलब जो न्यूनतम का मतलब होता है मिनिमम, जो जीवन की जरूरत है ना, जो जीवन की सबसे ज्यादा जरूरती चीजें, आवश्यक चीजें हैं, उनको दिलाने की कोशिश की जाती है इस योजना में। उन चीजों को प्राप्त कराने के लिए, गरीबों तक पहुंचाने के लिए काम किया जाता है इस योजना के अंदर। तो लिखो, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा, मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन, इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अंतर्गत लिख लोगे ना? चलो मैं लिख देता हूं, या चलो खुद ही लिखो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा, कौमा प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ का मतलब होता है प्राइमरी से ऊपर, बड़े लेवल की एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, कौमा ग्रामीण स्वास्थ्य, गांव के लोगों का स्वास्थ्य, है ना? प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, कौमा ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण स्वास्थ्य, कौमा ग्रामीण जल आपूर्ति। आपूर्ति का मतलब मैंने पहले भी बताया होगा, आपूर्ति का मतलब होता है सप्लाई। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर पीने के लिए पानी की सप्लाई तक नहीं होती है, पानी तक के लाले होते हैं। ग्रामीण जल आपूर्ति, कौमा ग्रामीण सड़कें। तुम सोच रहे होंगे मैं बार बार वर्ड ये क्यों लगा रहा हूं ग्रामीण, मुझे बताओ। शहरों की तो फिर भी अच्छी स्थिति होती है, लेकिन गांव के लोगों की स्थिति ज्यादा बेकार होती है, तो वहां पर चेंज करना ज्यादा जरूरी है। ग्रामीण सड़कें, कौमा ग्रामीण विद्युत, विद्युत मतलब बिजली, ग्रामीण सड़कें, कौमा ग्रामीण विद्युत, कौमा ग्रामीण आवास, है ना, रहने के लिए जगह, आवास मतलब घर मकान वगैरह, ग्रामीण आवास, कौमा शहरी तंग बस्तियों के लिए सुधार। शहरी तंग बस्तियों मतलब छोटी सी बस्ती और उसी में दुनिया भर के लोग भरे हुए हैं। शहरी तंग बस्तियों, तंग बोर्ड पे लिखा हुआ है, तंग बस्तियों, बस्तियां होती है ना भाई, कहते नहीं है मैं उस बस्ती में रहता हूं, मैं इस बस्ती में रहता हूं। शहरी तंग बस्तियों के लिए सुधार पर बल दिया गया है। अब तुम देख सकते हो इस योजना के अंदर हमने वो नॉर्मल बातें बोली हैं जो किसी भी इंसान के लिए कितनी जरूरी होती हैं, है ना? शहरी तंग बस्तियों के लिए
सुधार पर बल दिया गया है। सुधार पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम से निर्धन तथा कमजोर लोगों का जीवन इस कार्यक्रम से निर्धन तथा इस कार्यक्रम से निर्धन तथा कमजोर लोगों का जीवन निर्धन तथा कमजोर लोगों का जीवन बेहतर बनाने की कोशिश की गई थी। कमजोर तथा निर्धन तथा कमजोर लोगों का जीवन, कमजोर मतलब जैसे कि मेरे जैसे कमजोर लोग है ना, कमजोर लोगों का जीवन बेहतर बनाने की कोशिश की गई थी कि शायद इनके जीवन में कुछ सुधार आए, इनका जीवन बेहतर बन जाए किसी वजह से।